Hey guys, welcome back to All About Crypto. So let's talk about this event which is called Ethereum merge. ये मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट है क्रिप्टो मार्केट का। सब लोग बहुत बेसब्री से इस इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस इवेंट से क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा इन ब्रॉडर टर्म, शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे और लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे कि इसके जो मिसकंसेप्शन है इथेरियम मर्ज से जुड़े हुए वो क्या है और आगे इसके फर्दर डेवलपमेंट क्या होने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये मर्ज हो क्यों रहा है, ये मतलब मर्ज की जरूरत ही क्या पड़ी। सबसे बड़ा रीजन है इन्वायरमेंट रीजन, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और इसकी वजह से इथेरियम को अभी तक सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। स्पेशली जब ओपन सी जैसे प्लेटफॉर्म है, जो एनएफटीज का जो प्लेटफॉर्म है, वो एकदम जैसे पिछले बुल रन में बहुत ज्यादा जब डेवलप कर गया तो एनएफटीज को एनवायरमेंट किलर बोला जाने लगा। मतलब एक टर्म निकल गई कि एनएफटीज ग्रीनर नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ कि इथेरियम ने डिसाइड किया, डेवलपर्स ने, कि वो इसको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस वजह से ये जो है मर्ज हो रहा है। लेकिन आप अगर आपके माइंड में आएगा इसे मर्ज ही क्यों बोलते हैं, अपडेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2020 में इन्होंने क्या किया था, एक साइड चेन अलग से लॉन्च कर दी थी, यानी टेस्ट नेट लॉन्च कर दिया था विच इज कॉल्ड बीकन चेन। तो वो साइड में सारे टेस्ट नेट में अपग्रेड करते रहे, रन करते रहे, ताकि ये देख लें कि मतलब पोटेंशियली कुछ गड़बड़ ना हो। पहले ही टेस्ट नेट पे सारा कुछ चेक कर लें। उसके बाद जब सब कुछ चेक कर लिया तो अब जाके क्या होगा, जो मेन नेट है वो मर्ज हो जाएगा बीकन चेन में और वहां से माइनिंग बंद हो जाएगी और आगे फिर बीकन चेन ही कंटिन्यू करेगी। सितंबर से ये मतलब इवेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इथीरियम के जो मर्ज होने से क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, इथीरियम ऑब्वियसली एक ग्रीन चेन बन जाएगा। बिकॉज प्रूफ ऑफ स्टेक में 99.9% कम एनर्जी कंज्यूम होती है कंपेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क। और मेजर कॉइन में अगर देखें तो बिटकॉइन ही रह जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क में। एंड अदर भी जो कॉइन है, क्योंकि इथीरियम जैसा बड़ा कॉइन अगर प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रहा है, तो जितने भी कॉइन है जैसे जो अपने आप को स्केलेबल भी क्लेम करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी बताते हैं, लेकिन आगे चल के उनको क्रिटिसिज्म मिलने वाला है और वो भी ज्यादा सक्सेस नहीं होंगे। या तो वो कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ लें या फिर उनको ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस कम है। स्पेशली इस केस में आता है जब भी बोलते लोग वाई यू चूज ऑलवेज वेलास कंपेयर टू कैडेना। कैडेना भी काफी स्केलेबल है। द रीजन इज प्रीटी सिंपल। कैडेना प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है एंड जो वेलास है वो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री बेस्ड है, और मतलब कह सकते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक का ही एक एडवांस वर्जन है, सोलाना का आर्ट फॉर्क है। सो इस वजह से अगर लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो वेलास इज मच मच बेटर देन कैडेना। आगे और क्या होगा, इसकी माइनिंग नहीं होगी, माइनिंग बंद हो जाएगी प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद, और उसके बाद इथेरियम डिफरेंशियरी नेचर में चला जाएगा। वो भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में कैसे। फ्यूचर में कौन सी अपग्रेड आने वाली है इथेरियम का, जब ये मर्ज हो जाएगा उसके बाद शेडिंग नाम की जो अपग्रेड लेके आएंगे जिससे इथेरियम को स्केलेबल बनाएंगे। और क्लेम तो कर रहे हैं कि 1 लाख टीपीएस तक पहुंचा देंगे, बट लेट्स सी कितना पहुंचता है। लेकिन डेफिनेटली इथेरियम स्केलेबल हो जाएगा शेडिंग के आने के बाद, विच विल बी अमेजिंग फॉर इथेरियम फॉर लॉन्गर टर्म। करंट कंडीशन अगर देखें तो प्राइस अगर देखें इथेरियम का तो $1662 पे ट्रेड कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो। सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर बात करें तो 122.1 मिलियन है, मार्केट कैप $203 बिलियन की है। इन्फ्लेशन रेट, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि इथेरियम एक्चुअली इसकी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं है, ये इन्फ्लेट होता है। तो जो अभी करंट में अगर इन्फ्लेशन रेट देखेंगे 2.43% से 4.5% ईयरली के हिसाब से ये इन्फ्लेट होता है। लेकिन इसमें बर्न मैकेनिज्म भी है, विच इज लाइक लंदन हार्ट फॉर्क के बाद एक प्रोटोकॉल ऐड कर दिया गया था विच इज कॉल्ड EIP 1559। तो वो क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन के साथ इथेरियम बर्न करता है। तो लगभग उसने अभी तक 2 मिलियन इथेरियम बर्न कर दिए हैं जब से वो अपडेट हुआ है उसके बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिसकंसेप्शन क्या क्या जुड़े हैं इथेरियम के मर्ज से, कि इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी मर्ज होने से। ऐसा नहीं होने वाला, स्केलेबिलिटी सेम ही रहेगी जैसी अभी है। फास्टर ट्रांजेक्शन हो जाएंगी नियरली, आप ऐसा समझो कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ट्रांजेक्शन पे। अभी ट्रांजेक्शन फास्ट नहीं होने वाली है, इट विल रिमेन द सेम। गैस फीस रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, गैस फीस भी सेम रहेगी, विच इज गुड अभी के हिसाब से देखें, क्योंकि इससे इतना ज्यादा इथेरियम बर्न होगा और डिफरेंशियल नेचर में जाने में उसमें हेल्प मिलेगी। अब कैसे इथेरियम डिफरेंशियरी बन जाएगा, क्योंकि जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो उसका जो इन्फ्लेशन वो फिक्स हो जाएगा 0.4% पे। लेकिन EIP 1559 ने अभी तक अगर देखें तो मोर देन अ मिलियन, मतलब सॉरी, थोड़े कम नहीं तो एक नियर अबाउट अ मिलियन इथेरियम ईयरली अप्रोक्स बर्न किए हैं। क्योंकि जो बर्न का रेट है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली ट्रांजेक्शन पे। तो कभी ट्रांजेक्शन का लोड ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ऑन एन एवरेज लेंगे तो लगभग इतना होगा। तो इतना लगभग वो कह सकते हैं ईयरली बेसिस पे अप्रोक्स बर्न कर रहा है। एंड अगर आगे जाके ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी तो उतना ही ज्यादा बर्न होगा।
नेक्स्ट अगर डिफरेंशियल नेचर में क्या हो गया कि अभी अगर देखें तो इश्यूएंस ऑफ जो इथेरियम है, यानी जो नई इथेरियम जनरेट होने का रेट कम हो गया, ड्रास्टिकली कम हो गया। 0.4% और 3.4% में बहुत अंतर है। साथ में बर्न सेम हो रहा है, जितना बर्न हो रहा था उतना ही हो रहा है। तो काइंड ऑफ लाइक डिफरेंशियल प्रेशर आ जाएगा इथेरियम पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो स्टेक्ड इथेरियम है वो थोड़े टाइम के बाद, यानी कुछ महीनों के बाद अनलॉक हो जाएंगे कमिंग मंथ्स में। तो इससे सेलिंग प्रेशर भी रहेगा इथेरियम के ऊपर। लेकिन लॉन्गर टर्म में देखें तो जो फुल डिफरेंशियल इफेक्ट है वो लॉन्गर टर्म में देखेगा दिखेगा, स्पेशली शेडिंग के आने बाद। क्योंकि शेडिंग के आने के बाद क्या होगा, ये स्केलेबल भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगेंगे। जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना ही ज्यादा इथेरियम बर्न होगा। तो शेडिंग के आने के बाद हमें फुल इफेक्ट दिखेगा डिफरेंशियल नेचर के होने का। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द L2 चेन्स, क्योंकि इथेरियम के ऊपर बहुत सारी लेयर 2 ब्लॉक चेन्स है, उनका क्या होगा। जब तक शेडिंग नहीं आ रही, जो अपग्रेड है वो नहीं आ रही, तब तक वो ऐसे ही वर्क करेंगी एंड उन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दे कंटिन्यू टू वर्क लाइक दे आर वर्किंग राइट नाउ। बट इथेरियम के मतलब सॉरी इथेरियम के जो शार्डिंग अपग्रेड है उसके आने के बाद कुछ ब्लॉकचेन ऐसी हैं, उनका जो यूज केस सिर्फ इतना ही है कि वो लेयर 2 ब्लॉकचेन है इथेरियम की, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसी चेन्स हैं जो वो फ्यूचर में डेफिनेटली इफेक्ट होंगी, क्योंकि जब इथेरियम ही स्केलेबल हो जाएगा, पीपल विल यूज लाइक प्रेफर टू यूज इथेरियम इटसेल्फ रादर देन यूजिंग अ लेयर 2 ब्लॉकचेन। अगर वो उसमें कह सकते हैं ट्रांजेक्शन चीप रहेगी और स्केलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं लेयर 2 ब्लॉकचेन, देन दे माइट बी यूज। बट अगर शेडिंग आ जाएगी तो उसके बाद डेफिनेटली हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इथेरियम के जो लेयर 2 में सबसे टॉप पे आता है, जैसे कि पॉलीगन है, मैटिक, उस पे मेजरली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पे ऑलरेडी इतने सारे कह सकते हैं प्रोजेक्ट बने हुए हैं। उसके बहुत सारे अदर यूज केसेस हैं, मतलब बहुत सारे अदर कह सकते हैं इनिशिएटिव्स हैं, कंपेयर टू एक ही उसका वो नहीं स्केलिंग सॉल्यूशन है, उसके साथ साथ अदर चीजें भी हैं। तो वो ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्गर टर्म के लिए अगर देखें तो। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या इथेरियम पंप होगा। ऐसा एंटिसिपेटेड है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पंप होगा, क्योंकि उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो घट जाएगा और बर्न सेम हो रहा है। तो डेफिनेटली डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से इट इज एक्सपेक्टेड कि उसके एंटीसिपेशन में पहले ही रैली आ जाएगी मर्ज होने से पहले। लेकिन सेफर साइड के लिए आपको करना क्या है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। मतलब आपको अगर अपने पोजीशन बना ली है या फिर बनानी है तो बना लो, और उसके बाद आपको जो मर्ज होने वाला है उसके एक वीक पहले ही सेल आउट करके निकल जाना है। जब मेजरली लोग सेल आउट करना करें, उससे शुरू करें, उससे पहले ही आपको निकल जाना है। अब यहाँ पे बात आती है व्हाट कुड गो रॉन्ग। मतलब ये भी आपको ध्यान में रखना, सब कुछ आइडियली ही नहीं चलेगा कभी। इन कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस ऐसा भी हो सकता है। बेशक टेस्ट नेट पे बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं चीजें एनालाइज कर ली है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। मर्ज के मतलब कह सकते हैं पहली कई बार हुआ है कि मर्ज टेक्निकल रीजंस की वजह से डिले कर दिए गए। अगर इस बार डिले हुआ तो इथेरियम बहुत हैवीली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पंप आ गया है मर्ज के एंटिसिपेशन में। दूसरा, इथेरियम का जो मेननेट है वो स्लो डाउन भी हो सकता है और हाल्ट भी हो सकता है, अगर कोई मेजर टेक्निकल एरर आया तो। अगर नहीं आया, सब कुछ स्मूथली रहा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइक हाउ दिस मर्ज हैज हैपन। बट अगर ऐसा हुआ तो मेननेट में मतलब स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, which kind of like create a negative scenario for Ethereum, but longer term में नहीं, for the short term only। अब बात आगे की आती है कि ठीक है, लॉन्गर टर्म में जो डिफ्लेशन प्रेशर देखने को मिलेगा उसकी वजह से प्राइस पंप होगा। डेफिनेटली इथेरियम बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। एंड इन टर्म ऑफ मार्केट कैप, अगर ये जो अपग्रेड हो जाता है उसके बाद जो शेडिंग वाला अपग्रेड भी आ जाता है, तो उसके बाद इथेरियम इज द ओनली कॉइन कह सकते हैं विच इज पॉइज्ड टू फ्लिप बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन की पहली जो नंबर की पोजीशन है उसको फ्लिप करने की अगर किसी में कैपेसिटी है, वो तो सिर्फ व सिर्फ इथेरियम में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड अगर आप पहली बार चैनल पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।